Let's improve English. वो तो अपनी पत्नी के वश में हो रखा है बिल्कुल। पता नहीं आप कैसे अपने बच्चों को वश में करके रखते हो। इन सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, इन्हें हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है। फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम कैसे बोल सकते हैं? इसके लिए हम कह सकते हैं ही इज bewitched by his wife, यानी वो bewitched है। bewitched है वो। किसी को bewitch कर लेने का मतलब होता है उस पर कोई जादू कर देना कि अब वो आपकी ही बात मानेगा। बस अपनी सुंदरता से कोई इतना अट्रैक्टिव है, इतना ब्यूटीफुल है कि उसका जादू किसी पर चढ़ गया है, मतलब उसने किसी को bewitch कर लिया है। ही इज bewitched by his wife। लेकिन अब हमें यहाँ पे अगला सेंटेंस बोलना है। पता नहीं आप कैसे अपने बच्चों को वश में करके रखते हो। अब यहाँ पर बच्चों को वश में करने के लिए सुंदरता काम नहीं आती है, वो तो एक तरीका होता है बच्चों से बिहेव करने का, किस तरीके से ट्रीट किया जाता है बच्चों को। इसलिए हम यहाँ पर बच्चों के लिए bewitch जैसे वर्ड का यूज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, हमें यही समझना होता है, हमें वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना होता है, बल्कि हमें सिचुएशन को समझना होता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर तो ये bewitch वर्ड काम कर गया, लेकिन यहाँ पर अब इंग्लिश में एक और इडियम होता है। इसका मतलब कोई आपकी बिल्कुल बात मान रहा है, आपके वश में है। पता नहीं, जब भी हमें ऐसे कहना होता है ना, पता नहीं ऐसा कैसे होता है, पता नहीं वो कहाँ गया है, हम आई वंडर से शुरू कर सकते हैं। ये बिल्कुल कॉमन और नेचुरल तरीका है ऐसे कहने का। पता नहीं, आई वंडर, आई डोंट नो भी आप कह सकते हैं। आई वंडर, आप कैसे अपने बच्चों को वश में करके रखते हो, कैसे है यहाँ पर। तो आई वंडर हाउ, सब्जेक्ट यू आप रखते हो ना। आई वंडर हाउ यू हैव योर चिल्ड्रन ईटिंग आउट ऑफ your hand. Have your children eating out of your hand. Have someone eating out of your hand. ये एक idiom होता है। If you have someone eating out of your hand, it means you have a complete control over that person and he or she listens to you, follows your orders. इसका मतलब कोई आपकी बात को मानता है, एक तरीके से आपके वश में है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, I wonder how you get your children to dance to your tune. Dance to somebody's tune, इसका मतलब होता है किसी के इशारों पर नाचना, उसी की बात मानना। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, I wonder how you get your children to dance to your tune, कि पता नहीं आप ऐसा क्या करते हो कि वो आपकी ट्यून पर डांस करते हैं, मतलब आपके इशारों पर नाचते हैं, आपके वश में है, आपकी हर बात मानते हैं। I wonder how you have your children eating out of your hand। यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में भी हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं his wife has him eating out of her hand, मतलब वो तो बिल्कुल उसकी ही बात मानता है। इसी तरह से मैं रेगुलरली कमाल कमाल के फ्रेजेस, इडियम्स, वोकैबुलरी आपको सिखाता हूँ और आपको ये भी समझ में आता है कि इनको हम किस तरह की सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर फ्रेज, इडियम या हर तरह की चीज को सेंटेंसेस के थ्रू ही आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, सिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बहुत फायदा मिलने वाला है इससे। आपकी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखते हैं। हम 10 मिनट लेट चल रहे हैं, जल्दी करो नहीं तो डांट सुननी पड़ेगी। हम, सब्जेक्ट है वी से शुरू हो गया। वी से शुरू करके हम बोल सकते हैं वी आर 10 मिनट्स लेट, वी आर 10 मिनट्स लेट। लेकिन इसी बात को कहने का थोड़ा और नेचुरल और ज्यादा यूज होने वाला तरीका ये है, वी आर रनिंग। आप रनिंग बोल दीजिए, वी आर रनिंग 10 मिनट्स लेट। यहाँ पर टाइम तो कुछ भी हो सकता है। वी आर रनिंग 10 मिनट्स लेट। जल्दी करो नहीं तो डांट सुननी पड़ेगी। जल्दी करो, जल्दी करो को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? हरी अप, हरी अप, कम ऑन हरी अप। हरी अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका यूज हम किसी को ये बोलने के लिए करते हैं कि जल्दी करो, हरी अप, नहीं तो हरी अप, और नहीं तो डांट सुननी पड़ेगी। ये पैसिव वॉइस है, डांटेगा कोई और, हमें डांट पड़ेगी। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम गेट और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, या फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम यहाँ पर गेट का कर लेते हैं, हरी अप और हमें डांट पड़ेगी, इसलिए वी फ्यूचर, वी विल गेट अप स्कोल्डेड। वी आर रनिंग 10 मिनट्स लेट, हरी अप और वी विल गेट स्कोल्डेड। वी आर रनिंग 10 मिनट्स लेट, हरी अप और विल गेट स्कोल्डेड। वी विल गेट रेप्रिमेंडेड या फिर टोल्ड ऑफ, इन सब का ही मतलब होता है डांट पड़ेगी।
ये पत्थर दरवाजे के नीचे अड़ा दो, या हम कहते हैं दरवाजे के नीचे लगा दो। दरवाजा बार बार बंद नहीं होगा। फिर कहने को तो बात सिंपल सी है, पर फिर भी कंफ्यूज कर देती हैं ऐसी बातें लोगों को अक्सर। ये पत्थर अड़ा दो दरवाजे के नीचे, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक वैसे ही दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर, क्लोज द डोर। सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होता है। यहाँ पर हमें वैसे ही करना है। अड़ा दो, लगा दो, आप ले बोल सकते हैं या फिर प्लेस बोल सकते हैं। किसको? ये पत्थर, दिस स्टोन। प्लेस दिस स्टोन दरवाजे के नीचे, बिलो द डोर, दरवाजे के नीचे। दरवाजा बार बार बंद नहीं होगा। फिर द डोर won't, will not की शॉर्ट फॉर्म won't, the door won't close, close मतलब बंद होना, या फिर आप slam कह सकते हैं। the door won't close or slam again and again, यानी बार बार फिर दरवाजा बंद नहीं होगा। अब इसी बात को कहने का एक दूसरा तरीका भी है। आप इसको एक सब्जेक्ट बना दो कि दरवाजे के नीचे पत्थर को अड़ा देना दरवाजे को बार बार बंद होने से रोकेगा। laying a stone below the door will keep it from closing or slamming। will keep it, ये it डोर के लिए आया है कि ये उस दरवाजे को, यानी अगर हम एक स्टोन को ले कर देंगे, laying a stone below the door, यानी दरवाजे के नीचे एक स्टोन को रख देना दरवाजे को बार बार बंद होने से, स्लैम होने से रोकेगा। स्लैम का मतलब होता है जोर से एक आवाज के साथ बंद होना। So laying a stone below the door will keep it from closing or slamming। सिर्फ इसी कमरे में धूप आती है और किसी में आती ही नहीं। इसे कैसे बोल सकते हैं? सिर्फ इसी कमरे में, ओनली दिस रूम धूप आती है। हम कह सकते हैं गेट्स द सन। जी हाँ, गेट्स द सन। सन का मतलब सूर्य, सूरज होता है, लेकिन धूप के लिए भी हम द सन ही कह लेते हैं। सनलाइट या सनशाइन की जरूरत नहीं है। द सन का भी यूज हम नेचुरली धूप के लिए करते हैं। ओनली दिस रूम गेट्स द सन, यानी इसी रूम में धूप आती है और किसी में आती ही नहीं। नो अदर रूम गेट्स इट। गेट्स द सन बोल दो या फिर गेट्स इट भी बोल सकते हैं, सन को जो कि रिफर करेगा। सिर्फ इसी रूम में धूप आती है। ओनली दिस रूम गेट्स द सन, नो अदर रूम गेट्स द सन। अगर हम सनलाइट का यूज करें तो हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं, द सनलाइट स्ट्रीम्स इनटू ओनली दिस रूम। स्ट्रीम का मतलब अंदर की तरफ आती है इसी कमरे में। द सनलाइट स्ट्रीम्स इनटू ओनली दिस रूम। तो सनलाइट के लिए ज्यादातर हम स्ट्रीम का यूज करते हैं। स्ट्रीम का मतलब होता है किसी गैस का या हवा का, धूप का एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, तो वो होता है स्ट्रीम। स्ट्रीम का एज ए नाउन मतलब होता है कोई नैरो, कोई छोटी सी रिवर टाइप। सो द सनलाइट स्ट्रीम्स इनटू ओनली दिस रूम। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम एक दूजे के लिए बने हैं। इसे कैसे कहेंगे? अब हमें कोई के लिए हम क्या कहेंगे? कोई नहीं है ना, सेंटेंस में नेगेटिव है, कोई नहीं कर सकता। तो कोई नहीं के लिए हमने बोला नो वन। कर नहीं सकता, कैन, नो वन कैन। अलग नहीं कर सकता, अलग करना यानी कि सेपरेट करना। नो वन कैन सेपरेट। लेकिन कॉमनली और नेचुरली हम ऐसे बोलते हैं, नो वन कैन स्प्लिट अस अप। किसी को स्प्लिट अप कर देने का मतलब होता है उन दोनों को अलग कर देना, एक दूसरे से जुदा कर देना। नो वन कैन सेपरेट अस और नो वन कैन स्प्लिट अस अप। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। वी आर मेड अप नहीं, वी आर मेड फॉर ईच अदर। वी आर मेड, हम बने हुए हैं किस लिए? फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। तो हमें कोई स्प्लिट अप नहीं कर सकता। स्प्लिट अप करने का मतलब कोई अलग नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता। पहले सांस तो लेने दे, मैं भागने में तेरी बराबरी थोड़ी कर सकता हूँ। कोई भाग रहा है, हम उसके साथ में भाग नहीं पा रहे। पहले सांस तो लेने दे। सांस लेना यानी कि ब्रीद होता है। लेट मी ब्रीद फर्स्ट, यानी पहले मुझे सांस लेने दे। लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि सांस तो हमेशा हम लेते ही रहते हैं। तो यहाँ पर इससे बेटर आप एक फ्रेज यूज कर सकते हैं, लेट मी कैच माई ब्रेथ फर्स्ट। लेट मी कैच माई ब्रेथ फर्स्ट। लेट मी कैच माई ब्रेथ फर्स्ट। इसका मतलब होता है एक बार सांस तो लेने दे, एक बार सांस तो आने दे मुझे, फिर चलूंगा ना। मैं तेरी बराबरी थोड़ी कर सकता हूँ। जब भी किसी को कहना हो कि मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता, आपके जितना कुछ नहीं कर सकता, तब हम कह सकते हैं I can't keep up with you। I can't keep up with you। Keep up with someone का मतलब होता है उससे compete करना, उसकी बराबरी पर रहना। ये घर मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा है। ये फोन मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा है। इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? ये घर यानी दिस हाउस
मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा है। दिस हाउस इज एज मच माइन एज इट इज योर्स। दिस हाउस इज, ये घर है, एज मच माइन एज इट इज योर्स, ये घर उतना ही मेरा है जितना कि तुम्हारा है। दिस हाउस इज एज मच माइन एज इट इज योर्स। तो अगले सेंटेंस में बस हाउस की जगह पे फोन है। दिस फोन इज एज मच माइन एज इट इज योर्स। हमेशा उसका ही हाथ ऊपर रहता है क्योंकि वो ही है जो पैसे ज्यादा कमाता है। ही ऑलवेज हैज द अपर हैंड। इंग्लिश में ये इडियम है, टू हैव द अपर हैंड। इट मीन्स यू हैव द पावर, you decide what happens, you call the shots, everybody does what you say, so you have the upper hand. He always has the upper hand, मतलब हम दोनों में उसी का हाथ ऊपर रहता है क्योंकि वो ही है जो पैसे ज्यादा कमाता है। वो ही है, इस बात पर हमें फोकस करना है, एम्फेसिस डालना है कि वो ही है। He is the one, he is the one, जो, who ज्यादा पैसे कमाता है, प्रेजेंट टेंस, who earns more money, जो ज्यादा पैसे कमाता है, because he is the one who earns more money, वो ही है, he is the one। जब ऐसे हमें किसी पर्सन पे एम्फेसिस डालना होता है तब हम ऐसे कहते हैं he is the one। अगर सिर्फ ऐसे कहना होता वो ज्यादा पैसे कमाता है तो हम कहते हैं he earns more money, लेकिन वो ही है तब हम कहेंगे he is the one who earns more money। उस पे भरोसा ना ही करो तो फायदे में रहोगे, उससे लालच की बू आती है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे बनाते हैं कि फायदे में ही रहोगे अगर ऐसा करो तो। एक तरीके से जब हम किसी को वार्न करते हैं तब हम हैड बेटर मॉडल का यूज करते हैं। उस पर भरोसा ना ही करो, यूड बेटर नॉट ट्रस्ट हिम। फायदे में रहोगे उस पर भरोसा ना ही करो, उससे लालच की बू आती है। इसके लिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं ही रीक्स ऑफ ग्रीड। रीक का मतलब होता है बू आना, यानी ऐसा मुझे लगता है उसकी बातों से, उसके बिहेवियर से कि वो लालची आदमी है। ही रीक्स ऑफ ग्रीड, ही रीक्स ऑफ ग्रीड। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा है। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।